दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। अभी आपने देखी जीने की राह या पथदर्शक सुविचार माला। अभी देखिए बुलेटिन की सुर्खियां। तो ये थी आज के बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियां। अभी एक ब्रेक लेंगे, तब पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश गौरव मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन्हें गुरुवार की दोपहर उनके पैतृक गांव रामेश्वरम में आखिरी सलाम किया गया। उनके अंतिम संस्कार में पीएम सहित विभिन्न मान्यवर और लाखों चाहने वालों की भारी भीड़ उमड़ आई थी। सेना के तीनों दलों के कैप्टन भी अपने पूर्व कप्तान को विदा करने रामेश्वरम में लश्करी इत्मीनान और राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर कलाम को आखिरी सलाम करने पहुंचाए थे। गुरुवार को डॉक्टर कलाम को सुपुर्द खाक किया गया। डॉक्टर कलाम को देश भर से और विदेश से भी श्रद्धांजलि अर्पित हुई। यूनाइटेड नेशन का झंडा भी डॉक्टर कलाम के शोक में आधा झुका दिया गया। देश में भी 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। भारत के मिसाइल मैन तथा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनके गृहनगर रामेश्वरम के पाइक रंबू में गुरुवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देने उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। इनके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू, शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई नेता शामिल हुए। तबीयत खराब होने की वजह से तमिलनाडु की सीएम जयललिता अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। जयललिता की जगह उनकी ओर से इस दौरान 7 मंत्री मौजूद थे। तमिलनाडु में उनके गृहनगर रामेश्वरम से गुरुवार सुबह डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर ले जाया गया, जहां सड़कों पर उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। अपने नायक की आखिरी झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग कलाम के घर के आसपास की खचाखच भरी सड़कों पर इंतजार कर रहे थे। बड़ी तादाद में लोग हाथों में तिरंगा थामे खड़े थे। बहुत से लोग इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए इमारतों की छतों पर भी चढ़ गए। फूलों से सजी गाड़ी में जब कलाम के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार वाले स्थान पर ले जाया जा रहा था, तब फिजाओं में भारत माता की जय का उद्घोष हो रहा था। लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मस्जिद तक के इस सफर में कलाम के पार्थिव शरीर के साथ तीनों सेनाओं के जवान चल रहे थे। कलाम के पार्थिव शरीर के साथ इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। इन सदस्यों में उनके सबसे बड़े भाई 99 वर्षीय मोहम्मद मुत्थु मीरा लेब्बई मरीकर भी शामिल थे। मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सोमवार शाम आईआईएम में एक व्याख्यान देने के दौरान गिरने के बाद निधन हो गया था। डॉक्टर कलाम को शाम करीब 6:30 बजे व्याख्यान के दौरान गिरने के बाद नाजुक हालात में बेथनी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया और उसके 2 घंटे से अधिक समय बाद उनके निधन की पुष्टि की गई। डॉक्टर कलाम अक्टूबर में 84 साल के होने वाले थे। गुरुवार को पूरे देश ने दुखद अंतकरण के साथ डॉक्टर कलाम को आखिरी सलाम कर साश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस का आरोपी याकूब मेमन गुरुवार की सुबह नागपुर के जेल में फांसी पर लटकाया गया। याकूब की फांसी टालने हर संभव प्रयास हुए, यहां तक कि वकीलों की फौज के आगे देश में पहली बार
आधी रात के बाद सुप्रीम कोर्ट खुला। सुबह 5 बजे तक जिरह चली और याकूब के ओर से दाखिल याचिका खारिज कर उसके फांसी के ऑर्डर निकले। उधर ऑर्डर निकलते ही गुरुवार की सुबह 6:30 बजे आतंकी याकूब को फांसी दे दी गई। याकूब के लिए पहली बार रात में कोर्ट खोला। यह विशेष 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के दोषी याकूब मेमन को नागपुर के सेंट्रल जेल में गुरुवार की सुबह 7 बजे फांसी पर लटका दिया गया। इससे पहले रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक जो घटनाक्रम चला उसे देखने जानने के लिए लगभग आधा देश जाग रहा था। रात करीब 12:30 बजे प्रशांत भूषण सहित 12 वकीलों ने चीफ जस्टिस एस.एल. दत्तू के घर जाकर याकूब को बचाने का एक और प्रयास किया। चीफ जस्टिस ने करीब 2 बजे रात में बेंच बनाई और करीब 2:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में बेंच की सुनवाई शुरू हुई और 5 बजे एक बार फिर याकूब के खिलाफ फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आने के बाद पहले से तय वक्त सुबह 7 बजे याकूब को नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के वक्त कुल 6 पुलिस अफसर वहां मौजूद थे। इनमें डीआईजी, 2 कांस्टेबल, सीएमओ और जेल सुपरिटेंडेंट शामिल है। इस दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद थी। करीब 7:15 बजे याकूब की डेड बॉडी को तख्ते से उतारकर जेल में ही उसका पोस्टमार्टम किया गया। इसके करीब 1 घंटे बाद याकूब के भाई सुलेमान को याकूब की बॉडी अंतिम संस्कारार्थ सौंप दी गई। फांसी देने से पहले याकूब को फांसी यार्ड में रखा गया था। वहां से फांसी दी जाने वाली जगह कुछ ही दूरी पर है। इस जेल में करीब 30 वर्ष बाद किसी कैदी को फांसी दी गई। याकूब से पहले नागपुर जेल में 23 कैदियों को अब तक फांसी दी जा चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है याकूब। पेशे से चार्टर्ड अकाउंट याकूब का पूरा नाम याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन था। 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट में कथित रूप से दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और उसके भाई अयूब मेमन साजिश रचने वाले अहम लोग थे। इन्हें मोस्ट वांटेड अपराधी भी घोषित किया गया था। याकूब के साथ 10 अन्य आरोपियों को भी विशेष टाडा कोर्ट ने 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन उन लोगों की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसी मामले में एक्टर संजय दत्त 6 साल की सजा भुगत रहे हैं। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट मामले में याकूब ने पैसों का इंतजाम किया और कौन बम रखेगा, कहां रखेगा, इसकी प्लानिंग भी याकूब की ही थी। बम ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए याकूब ने पैसे जुटाए। पाकिस्तान जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने वालों के लिए याकूब ने टिकट का भी इंतजाम किया था। साजिश को अंजाम देने के लिए याकूब ने दूसरे दोषी को 85 ग्रेनेड भी लाकर दिए। धमाकों में इस्तेमाल किए गए 12 बम याकूब के घर पर ही बनाए गए थे। याकूब के घर से ही घटना के दिन बम धमाकों के लिए भेजे गए। याकूब टाइगर मेमन का भाई था और धमाके के बाद परिवार के साथ देश से फरार हो गया था। 1994 में दिए गए उसने एक इंटरव्यू में अपनी भूमिका स्वीकार की थी। साथ ही उसने दाऊद टाइगर और दूसरे आरोपियों के पाकिस्तान में होने का दावा भी किया था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल धमाकों में 257 लोगों की जानें गई थी। उस धमाके का जिम्मेदार 53 साल का याकूब रज्जाक मेमन है। टाइगर मेमन और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम द्वारा रची गई इस साजिश में याकूब एक अहम किरदार था, जिसने धमाकों में शामिल अन्य लोगों को हथियार, गोला बारूद, डिटोनेटर्स आदि सप्लाई किए। याकूब ने ही धमाकों के लिए अपने मिलने वालों से 21.90 लाख रुपए भी जुटाए। हमले का पूरा प्लॉट तय करने के बाद यहां तक कि कौन कहां बम रखेगा, याकूब धमाके से एक दिन पहले अपने परिवार के 9 लोगों के साथ कराची से फरार हो गया। केस के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार सीबीआई ने उसे दिल्ली में 5 अगस्त 1994 में गिरफ्तार किया। उसके बाद कुछ ही हफ्ते बाद टाइगर की पत्नी रूबीना सहित 8 अन्य मेमन परिवार के सदस्यों को देश में गिरफ्तार किया गया। पर बड़ा सवाल है कि याकूब भारत क्यों आया था। वो खुद तमाम तर्क देकर कोर्ट और जांच अधिकारियों को गुमराह करता रहा, लेकिन सच यह है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी के लालच में आया था जो उसने अपनी काली कमाई से बनाई थी। गुरुवार को उसका जन्मदिन था और यही जन्मदिन उसका मरण दिन सिद्ध हुआ। उसे
नागपुर के सेंट्रल जेल में गुरुवार की सुबह फांसी पर लटका दिया गया। शहर के सिद्धार्थनगर निवासी गणेश मोरे नामक युवक ने गुरुवार को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में फांसी पर झूलते उसका शव नजर आया। फौरन पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस पूरे घंटे भर बाद मौका वारदात पर पहुंची थी, ऐसा मृतक के परिजनों का आरोप है। मंगेश मोरे ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी जाँच गाड़गेनगर पुलिस कर रही है। गतिमान और स्वच्छ प्रशासन के लिए महसूल महकमे ने सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान चलाया। विगत 4 साल से यह अभियान महकमा चला रहा है, जिसके तहत पारदर्शिता पर महकमे का जोर है। अब 1 अगस्त से महकमा महाराजस्व अभियान चलाएगा। आम आवाम, किसान, मजदूर आदियों की रोजमर्रा की शिकायतें, उनको जाने वाली दिक्कतें समय रहते दूर करने राजस्व महकमा विगत 4 सालों से सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत एक विशेष बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें सभी को जाने वाली दिक्कतों की बात हुई और इन दिक्कतों के निराकरणार्थ होने वाले प्रयासों पर भी चर्चा हुई। अब तक के जितने भी काम पेंडिंग है, वे सारे काम 3 माह के भीतर पूरे करने का लक्ष्य भी इस बैठक में जिलाधीश ने रखा। आगामी 1 अगस्त से महाराजस्व अभियान महकमा चलाएगा, जिसके तहत महसूल विभाग संबंधित दैनंदिनी समस्याएं, कार्यक्षम तथा गतिमान प्रशासन सभी जिलों में दिया जाएगा। पारदर्शिता पर महकमे का जोर है। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। आइए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। मुंबई में आयोजित 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक सफल रही। सभी मनपाओं के निगमायुक्तों ने नगर विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रेजेंटेशन दिया और स्मार्ट सिटी योजना में सहभागिता का प्रस्ताव रखा। खबर है कि अमरावती का स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव पास हो चुका है और कुछ ही पलों बाद सरकार उक्त आधिकारिक घोषणा कर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित शहरों की सूची जारी करेंगी। उस सूची में अमरावती का नाम पक्का हुए, ऐसा विश्वास मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुड़ेवार का है। सिटी न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने यह आशावादी प्रतिपादन गुरुवार को किया। जो चीफ सेक्रेटरी के अंदर हाई पावर कमेटी रहती, उसके अंदर प्रेजेंटेशन था। उसके अंदर 7 से 8 सेक्रेटरी थे, हमारे नगर विकास सचिव थे, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग थे और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव थे। उनके सामने कल 11 शहरों का प्रेजेंटेशन हुआ और डे आफ्टर टुमारो यस्टरडे परसों के दिन वहाँ 9 शहरों का होगा। ऐसे 20 शहरों का कल प्रेजेंटेशन हो गया और हमने बहुत अच्छा काम किया। प्रेजेंटेशन अपना हो गया और 100 में से अपने को पहले से 95 मार्क लिए थे, तो हम आउट ऑफ रेस ही थे। हमारा चुनाव चयन लगभग हो ही गया था। अब कल के इसमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होने से अब सिर्फ केवल औपचारिकता बाकी है, तो मुझे लगता है कि कल 30 तारीख को हमारा नाम दिल्ली को कल भेजा जाएगा। मनपा के विभिन्न विभागों में कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त है। यह सभी कर्मचारी एक हो और अपनी संस्था बनाए, ये सुझाव निगम आयुक्त ने इन कंत्राटी कर्मचारियों को दिया है। ठेकेदार द्वारा वेतन न दिए जाने की शिकायत लेकर यह कर्मचारी गुरुवार को आयुक्त से मिलने पहुंचे थे। मनपा में तैनात कंत्राटी कर्मचारियों का वेतन ठेकेदार द्वारा नियत समय में न देने की शिकायतें मनपा में तैनात कंत्राटी कर्मचारियों की है। यह शिकायत लेकर गुरुवार को इन कंत्राटी कर्मचारियों ने निगमायुक्त से भेंट की और अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर निगमायुक्त ने इन कंत्राटी कर्मचारियों को ठेकेदार से मुक्त हो जाने का और अपनी खुद की कर्मचारी संस्था बनाने का सुझाव दिया है। कंत्राटी कर्मचारियों की संस्था बनी तो मनपा सीधे इस संस्था को ही वेतन देंगी, बीच में ठेकेदार कहीं नहीं होगा, ऐसा यह सुझाव है, जिस पर इन कंत्राटी कर्मचारियों को अमल करना है। अमरावती मनपा की आगामी आमसभा जो आगामी दिनों होने जा रही है, यह आमसभा हंगामेदार होने के पूरे आसार बन गए हैं। निगमायुक्त ने 6 गुना संपत्ति कर वसूली की मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम में रोड़ा बंद सभी नगर सेवक आयुक्त के मुखालिफत मैदान में उतरे हैं। निगमायुक्त ने कर वसूली के इस मुद्दे पर विशेष आमसभा का सुझाव दिया था, जिसके बाद मनपा का माहौल गर्मा गया
और महापौर महोदय ने बयान दिया कि इस मुद्दे पर विशेष आम सभा कतई नहीं होंगी, जिस पर अब आयुक्त का जवाब है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। मनपा के आम सभा में ये मुद्दा आकर रहेगा। मतलब साफ है कि शहर के विकास के लिए सभी का साथ जरूरी है। सभी साथ देंगे तभी बात बनेगी। अगर नगर सेवकों ने उनका साथ नहीं दिया तो काम करना, मुझे याद है ये एक लाइन वाली प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर निगम आयुक्त गुड़ेवार की है। देखते हैं सदन में क्या होता है आम सभा के दिन। मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुड़ेवार 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक में पहुंचे थे। वहां अमरावती का नाम स्मार्ट सिटी की सूची में पक्का कर वे गुरुवार को अमरावती लौट आए और पूना के लिए रवाना भी हो गए। 0.3% FSI के मुद्दे पर पुणे में बैठक है, जिसमें शामिल होने निगम आयुक्त गुरुवार को ही पुणे के लिए रवाना हो गए। शहर के राजापेट रेलवे ओवरब्रिज और अन्य मुद्दों पर अब सीधे सोमवार को ही फैसला हो पाएगा, जब आयुक्त वापस लौटेंगे। मनपा के शहर सुधार समिति ने गुरुवार को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और पूर्व राज्यपाल रासू गवई ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मनपा पदाधिकारी और अधिकारी बड़ी संख्या में इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शरीक हुए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्हें गुरुवार को अंतिम विदाई दी गई। मनपा के शहर सुधार समिति ने भी गुरुवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और पूर्व राज्यपाल दादा साहब गवई इन दोनों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मनपा के अधिकारी और पदाधिकारियों ने इस श्रद्धांजलि समारोह में अपनी अपनी दुखद संवेदनाएं व्यक्त की। अंजनगांव सुरजी के स्मशान भूमि विकास कार्य में भारी आर्थिक अपहार हुआ होने की बात उजागर हुई है। 8.5 लाख रुपयों की निधि से हुआ यह काम निकृष्ट है, यह आरोप हो रहा है। अंजनगांव सुरजी के स्मशान भूमि का विकास किया गया है। 8.5 लाख रुपए खर्च कर हुए इस विकास कार्य में पेविंग ब्लॉक की जगह पत्थर के टुकड़े लगाए गए हैं और जो कंक्रीटीकरण किया गया है वो मिट्टी के काम से भी बेकार है। काम की क्वालिटी जांचने की भी जरूरत किसी ने नहीं दिखाई और बिल भी मंजूर हो गए, जिससे इस काम में भारी आर्थिक अपहार हुआ होने का आरोप लगा है। संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को उक्त शिकायत दी जा चुकी है। अब बारी दोषियों पर कार्रवाई करने की है। इतका भोंगळ कारभार चालू आहे की शहराचा कोणत्याही प्रकारचा विकास तर झाला नाहीच, उलट जिथे म्हणजे गैरकामं नाही करावं लागत अशा कामातही यांनी भ्रष्टाचाराला सोडले नाही। जसं की येथील अंजनगाव खुळवा रोडवरील स्मशान घाट इथे जे पेविंग ब्लॉकवर कॉन्क्रीट रस्त्याचं काम केलं त्याबद्दल इतका त्यांनी भ्रष्टाचार केला की पूर्णपणे फुटलेले पेविंग ब्लॉक लावले आणि आज गेल्या बिल जे आहे बिल हे काम न होताच 15 दिवसापूर्वीच बिल यांनी काढून टाकलं। त्यासाठी येथील नगरसेविका या प्रभागाच्या नगरसेविका सुनीता मुरकुटे यांनी जिल्हाधिकारी, क्वालिटी कंट्रोल, नगर रचना विभाग व मुख्याधिकारी यांना निवेदन दिले आणि संबंधित जो अभियंता होता तत्कालीन अभियंता मनीष चोमवाल व ठेकेदार बांधकाम ठेकेदार जो अजर नामक ठेकेदार होता त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे निवेदनात म्हटलेले आहे। ते जर कारवाई झाली नाही तर आम्ही पूर्ण अंजनगाव व CS काय पूर्ण आजूबाजू सर्व लोक म्हणजे आंदोलनाच्या तयारीत राहू आणि न्याय जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आमचा हा लढा असाच चालू राहील। स्थानीय नगर वाचनालय में लोकमान्य टिळक व्याख्यानमाला का आयोजन जारी है। इस व्याख्यानमाला में दिनांक 29 जुलाई को सिने सृष्टि कल और आज इस विषय पर व्याख्यान आयोजित हुआ। लोकमान्य टिळक व्याख्यानमाला तिचा आज 4थं पुष्प वक्ते आहेत माननीय प्राध्यापक श्री अशोकराव उजळमकर होतं। आवाज येत नाही। नंतरच्या काळामध्ये 1936 ते 40 या काळामध्ये जे चित्रपट आले ते धार्मिक आणि सामाजिक,
धार्मिक चित्रपट एवढ्यासाठी सोपे होते की कथानक तयार असायचं. कुठलं तरी एक रामाचं महाभारतामधलं कुठलं तरी एक कास्टिंग, श्रीकृष्णाचं कास्टिंग, महाभारतातलं कास्टिंग, रामायणाचं कास्टिंग घेऊन एक मायथॉलॉजिकल सिनेमा तयार करायचा किंवा सामाजिक सिनेमा करायचा. सामाजिक सिनेमाचं पहिलं पर्व, पहिला चित्रपट गाजला तो अशोक कुमार आणि देविका राणीचा अच्युत कन्या. जीवन नैया गाजला, अमरज्योती गाजला. अशोक कुमारांचं आगमन झालं होतं हिंदी सिनेमामध्ये. कुमार खूप आहेत. पहिले दाखल झाले 1936 साली कुमार म्हणजे अशोक कुमार, देविका राणी सोबत. बॉम्बे टॉकीची देविका राणी मालकीण त्यांच्यावर त्यांनी भूमिका केली आणि या दोघांचं गाणं गायलं. अशोक कुमार काही काळ गात होते, काही सिनेमामध्ये त्यांनी गाणी म्हटलेली आहे. गायक नायक म्हणून अशोक कुमार हे पहिले नायक आहे. तसे सैगल मोठे व्यावसायिकदृष्ट्या ज्यांनी गायन केलं ते सैगल होते नंतर. पण सिनेमामध्ये मलाही गाणं म्हणता येतं असं म्हणून ते दाखल झाले त्यापैकी अशोक कुमार. 36 नंतर सैगलचा प्रेसिडेंट आला, सावित्री आला, विद्यापती आला, भाभी आला. मराठीमध्ये ब्रह्मचारी नावाचा सिनेमा गाजला. मिनर्वा मोहिटोंचा जेलर आला, दुश्मन पुकार, हे सर्व सिनेमाचे येत गेले. ते एकापेक्षा एक जबरदस्त सिनेमा होते. त्यावेळेला त्या सिनेमाने त्या प्रेक्षकांची पकड घेतली. पण सर्व प्रेक्षकांची पकड घेणारा एक सिनेमा दाखल झाला तो 1943 साली. आणि तो सिनेमा त्यांनी ऐतिहासिक पहिला माइलस्टोन टाकला. या सिनेमाने कलकत्त्याच्या रॉक्सी सिनेमा हॉलमध्ये चक्क 128 आठवडे मुक्काम केला. चलिए अब देखते हैं आज का कार्टून कोना. देखेंगे कि आज हमारे व्यंग्य चित्रकारों ने किस वस्तुस्थिति पर व्यंग्यबाण चलाए हैं. आइए अब करते हैं मौसम समीक्षा. देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल. गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आंका गया. बात करें शुक्रवार की तो शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. तो दर्शकों अब देते हैं बुलेटिन को विराम. बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर. तो ये थी आज की बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियां. आप लेते हैं आपसे विदा. सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती. हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326 तथा हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in. इस वेबसाइट पर आप सिटी न्यूज की तमाम खबरें देख सकते हो. ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज. कुछ और ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. जय हिंद.